जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 20 का आगाज़ किया है और चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में आज हमारा लास्ट सेक्शन है लेज़र का। जी बच्चों, इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको मैंने पहले बताया था कि चैप्टर 20 में सबसे बेसिक जो दो टॉपिक हैं वो एक एक्सरे और एक लेज़र है। बच्चों ये तो अच्छी तरह आपने तैयार करना है। एक्सरे का भी हमने एक लेक्चर पूरा कंप्लीट दे दिया है। किसी भी किस्म का सवाल एक्सरे में से आए, अगर आपने वो टॉपिक किया है तो इंशाल्लाह कोई भी सवाल किसी भी तरह का एमसीक्यूज़ आपका गलत नहीं होगा। आज बच्चों हमने शुरू करना है लेज़र को, और लेज़र के सेक्शन को आज हमने कोई एक दो लेक्चर्स के अंदर ख़त्म करना है। लेज़र शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं बच्चों, मॉडर्न फिज़िक्स 1900 से शुरू होती है और लेज़र जो है वो 1960 के अंदर डिस्कवर हुई है। 1960 के अंदर लेज़र को सबसे पहले बनाया गया। 1960 से पहले ना 1951 के अंदर एक चीज़ बनाई गई थी, उसे मेज़र कहते हैं। 1951 के अंदर सबसे पहले मेज़र को डिस्कवर किया गया था। मेज़र, MESER, मेज़र। हाँ जी, लेज़र में और मेज़र में फ़र्क क्या होता है? देखो बच्चों, ये जो लेज़र होती है ना, लेज़र में एल का मतलब होता है, ये एक्रोनाइम है, ये एब्रीवेशन है। लेज़र किस किस का? एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है, एस का मतलब स्टिमुलेटेड, ई का मतलब एमिशन, आर का मतलब रेडिएशन। तो लेज़र का जो पूरा का पूरा वर्ड है ना, ये एक्रोनाइम है। एक्रोनाइम का मतलब होता है एब्रीवेशन। ये मुखफ़फ़ है, एब्रीवेशन है किसका? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी लाइट को एम्पलीफाई करना है, किस प्रोसेस के जरिए करना है? तो आंसर है, उस प्रोसेस का नाम है स्टिमुलेटेड एमिशन। बच्चों स्टिमुलेटेड एमिशन को समझना है। सारी लेज़र का जो निज़ाम है ना, वो स्टिमुलेटेड एमिशन के ऊपर बेस करता है। ये स्टिमुलेटेड एमिशन है क्या, ये किस टर्म को कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये हम सीखेंगे। तो लाइट, लेज़र का मतलब क्या है? लेज़र में एल विजिबल लाइट को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो से शुरू होता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर एक विजिबल लाइट का पोर्शन आता है, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रेज। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनविजिबल है। ना हमें रेडियो नज़र आता है, ना हमें माइक्रोवेव्स नज़र आती हैं, ना इंफ्रारेड नज़र आता है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रेज हमें नज़र नहीं आती हैं। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनविजिबल होती हैं। इनके सेंटर में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे इंसान देख सकता है, और उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, जिसमें 7 रंग आते हैं, रेड से लेके वायलेट तक। ये 7 रंगों की जो पट्टी होती है ना, इसको हम बेसिकली विजिबल लाइट कहते हैं। बच्चों लेज़र विजिबल लाइट से बिलोंग करती है। जहाँ पर जो हमने लाइट का लफ्ज़ लिखा है ना, ये विजिबल लाइट है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को हमने एम्प्लीफाई करना है, उसे गाढ़ा करना है, उसे बढ़ाना है, किस प्रोसेस के जरिए? स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए। ठीक है, ये तो एक्रोनाइम हो गया। 1960 में सबसे पहले लेज़र बनाई गई। इससे 9 साल पीछे चले जाए ना, तो सबसे पहले जो चीज़ बनी थी वो मेज़र है। मेज़र में जो एम है ना, एम रिप्रेजेंट करता है माइक्रोवेव्स को। तो इसमें माइक्रोवेव्स को एम्पलीफाई किया गया। चूँकि माइक्रोवेव्स नज़र नहीं आती, इसलिए इसकी इतने ज़्यादा यूजेस नहीं थे, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था कि ये भी एक लेज़र है। तो मेज़र में माइक्रोवेव्स को एम्पलीफाई किया था स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए। तो चूँकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, इतना ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं थी, इसलिए ये इतनी कारआमद नहीं हो सकी। फिर 9 साल बाद जब विजिबल लाइट की लेज़र बनाई गई है ना, तो फिर वो उसने तहलका मचा दिया। और याद रखना, 1940 के बाद फिज़िक्स में सबसे बड़ी 2 डिस्कवरीज हुई हैं। 1940 के बाद सबसे ज़्यादा जो है ना वो इन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो वो 2 हुई हैं। एक 1948 में ट्रांजिस्टर डिस्कवर हुआ है, ट्रांजिस्टर बनाया गया। तो ट्रांजिस्टर ने भी इस मॉडर्न दुनिया में एक तहलका, एक रेवोल्यूशन क्रिएट की है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। आप देखिए, पहले ज़मानों में लोग ऊंची आवाज़ लगा लगा कर अपना मैसेज कन्वे करते थे, फिर स्पीकर बनाया गया, एम्पलीफायर बनाया गया। तो ट्रांजिस्टर एक 1940 के बाद बड़ी इजाद है। उसके बाद 1960 के अंदर लेज़र बनाया गया, इसने भी इस दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। तो इन 2 को हम कहते हैं ये फिज़िक्स में बहुत बड़ी इन्वेंशन है। अच्छा बच्चों, लेज़र की वर्किंग को पढ़ने से पहले ना मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि लेज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। लेज़र लाइट किसको कहते हैं? ऐसी विजिबल लाइट जिसमें 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं, वो लेज़र कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसी विजिबल लाइट जिसमें सिर्फ 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं, उसको हम कहते हैं ये लेज़र है। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़? सबसे पहली प्रॉपर्टी लेज़र में, इट इज़ मोनोक्रोमेटिक।
मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ का मतलब होता है सिंगल कलर। बच्चों मोनोक्रोमेटिक को आप यूं कह सकते हो, इट इज सिंगल कलर, यानी किसी एक प्योर कलर की लेजर होगी। या आप रेड बनाओ, उसमें किसी और कलर की मिक्सिंग नहीं होगी, सारी वेव्स रेड की होंगी। आप ऑरेंज बनाओ तो सारी वेव्स ऑरेंज की होंगी। अगर आप लेजर येलो की बनाते हो तो सारी वेव्स येलो की होंगी, सारी वेव्स ब्लू की होंगी। कोई एक कलर पकड़ना है और उसको एम्पलीफाई करना है। तो लेजर में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है कि लेजर जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक है जी, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो 7 विजिबल कलर होते हैं, विजिबल रीजन में 7 रंग है। तो आप यूं समझिए कि हम 7 किस्म की लेजर बना सकते हैं, लेजर की टाइप से 7 होंगी। यहाँ हम रेड लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऑरेंज लेज़र हो अब हम बनाएं, वायलेट वाली बनाएं, हम बना सकते हैं। लेज़र की टाइप्स में अगर हम चलें तो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम 7 रंगों की बना सकते हैं। या हम रेड लाइट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, ऑरेंज को कर सकते हैं, येलो को कर सकते हैं, ग्रीन को कर सकते हैं, इंडिगो ब्लू वगैरह को कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लेज़र की होती है ये मोनोक्रोमेटिक होती है। जितने भी 1000 भी अगर फोटोन है ना तो वो सारे एक ही वेवलेंथ के होंगे, एक ही कलर के होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कोहेरेंट, लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट भी आप जानते हैं कि कोहेरेंट का मतलब होता है सिमिलर इन नेचर, या ऐसी मोनोक्रोमेटिक रेज जिनमें फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो, जो बिल्कुल एक जैसी हो। यानी ये आपके पास एक फोटोन है ना, ये आपके पास लाइट का एक फोटोन है, दूसरा फोटोन भी सेम उसी कैटेगरी का होना चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड ये सेम होना चाहिए। इनमें किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस ना हो, इनकी नेचर में कोई फर्क ना हो, इसे कहते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट मींस सिमिलर इन नेचर, बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। तो हमारे पास लेज़र लाइट में जितने भी फोटोन्स होते हैं, अगर 1 खरब फोटोन्स भी हैं ना तो वो 1 खरब फोटोन बिल्कुल सेम नेचर के होते हैं, उनकी नेचर बिल्कुल एक जैसी होती है। लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होगी, लेज़र लाइट कोहेरेंट होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इंतहाई इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से दुनिया में लेज़र मशहूर है, वो है यूनिडायरेक्शनल। बच्चों आम लाइट में और लेज़र लाइट में फ़र्क क्या होता है? सवाल आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेज़र लाइट? क्या डिफरेंस होता है? आम लाइट होती है वो स्प्रेड करती है, फैलती है। कमरे में एक बल्ब लगाया था, उस बल्ब से जो फोटोन निकले हैं वो फोटोन पूरे कमरे के अंदर फैल गए, स्प्रेड कर गई। एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में लाइट होती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है। लेज़र लाइट एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में नहीं होती है। लेज़र की सबसे मेन जो खूबी होती है वो ये है कि लेज़र लाइट यूनी डायरेक्शनल है। इसमें अगर 1 खरब फोटोन्स भी हैं ना हमारे पास, तो वो 1 खरब फोटोन एक लाइन में होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे। वो चेंज, उनकी डायरेक्शन बिखरेगी नहीं, स्प्रेड नहीं करेगी। देखो जब लाइट स्प्रेड करती है तो वो आम लाइट बन जाती है। अगर ये सारे बिखरे हुए फोटोन्स को पकड़ के एक सिमत में ले आए तो वो लेज़र बन जाती है। तो लेज़र की तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि लेज़र लाइट यूनी डायरेक्शनल है। इसमें जितने भी फोटोन्स होते हैं उनकी नेचर भी सेम है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस सब कुछ सेम है, उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम है। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन ऊपर जा रहा है दूसरा फोटोन नीचे आ रहा है, इस तरह से नहीं होगा। लेज़र बीम में जितने भी फोटोन्स होते हैं वो सारे के सारे यूनी डायरेक्शनल होते हैं। और सबसे आखिरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, लेज़र बीम इंटेंस होती है। इंटेंस, इंटेंस का लफ्ज़ निकला है इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं यहाँ से इंटेंस का मतलब बताऊँ तो ये इंटेंस का जो मतलब है, इंटेंसिटी से निकला है, और इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर्स। हाँ जी, इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोन की तादाद। तो लेज़र बीम इंटेंस होती है, यानी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ज़्यादा का मतलब उसके पास तादाद, फोटोन की तादाद, ये जो फोटोन है इसकी तादाद आम लाइट से ज़्यादा होती है। बच्चों अगर एक बल्ब, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि अगर एक बल्ब नॉर्मल रूटीन में 10,000 फोटोन निकालता है तो जो लेज़र होगी वो नॉर्मल रूटीन में 1,00,000 फोटोन निकालेगी। इस तरह से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट में नंबर ऑफ फोटोन्स कम होते हैं, लेज़र बीम में नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों इन सब को ज़रा कंबाइन करो। द लाइट विच हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड लेज़र लाइट। कौन सी प्रॉपर्टीज? नंबर 1, इट इज़ मोनोक्रोमेटिक, इट इज़ कोहेरेंट,
नंबर 3, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, सारे फोटोन एक सिमत में होने चाहिए। अगर फोटोन बिखर गए, उनकी डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो याद रखना वो लेज़र नहीं होगी, वो आम लाइट होगी। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई ना हो तो वो लेज़र नहीं बनेगी। लेज़र में ये प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ जिस लाइट में पाई जाएंगी उसी का नाम हम रखेंगे लेज़र। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ येलो में पाई जाती हैं तो वो लेज़र है, अगर वो ब्लू में पाई जाती हैं 4 ब्लू के फोटोन्स में तो वो लेज़र है। तो मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल और इंटेंस बीम ऑफ विजिबल लाइट, दिस इज नोन एज लेज़र। लो बच्चों, लेज़र की वर्किंग को पढ़ने से पहले, लेज़र की वर्किंग को पढ़ने से पहले मैं ज़रा इसमें ना कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, उस टर्म्स को समझाता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले देखें, ये मेरे पास बच्चों E1 एक ग्राउंड लेवल है किसी एटम का, एक लोअर एनर्जी स्टेट है, E2 उसकी हाई एनर्जी स्टेट है, दिस इज हाई एनर्जी स्टेट। आप लिख सकते हैं यहाँ पर E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 वाली जो एनर्जी स्टेट है वो E1 से ज़्यादा, ठीक हो गया। बच्चों फर्ज करेंगे किसी भी एटम में आम तौर पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। कोई भी एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में। इस वक्त ये एटम है जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है E1 में। हम चाहते हैं कि ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाए। अगर आपने इसको अपनी एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और एटम को एनर्जी देने के कितने तरीके हैं, तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी समझाया था, 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, हम किसी भी एटम को एनर्जी दे सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं हीट के जरिए, दिस इज थर्मल, यह थर्मियोनिक प्रोसेस होता है। दूसरा, हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं लाइट के जरिए। लाइट का एक फोटोन मारो, उस फोटोन में एनर्जी होती है, एनर्जी पैकेट है, एटम का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और उसके पास एनर्जी भरेगी तो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। या तीसरा तरीका होता है कि हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देना चाहते हैं ना, तो हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ेंगे और हीट करेंगे। इलेक्ट्रॉन कुलियन से भी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में चला जाता है। चलिए, यहाँ पर हमने कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया, तो हमने लाइट वाला प्रोसेस यूज़ किया, फोटोन वाला। लो बच्चों, अगर आपने इस एटम को एक्साइट करना है लोअर एनर्जी स्टेट से E1 से हाई एनर्जी स्टेट E2 पर भेजना है, तो आप एक फोटोन इस्तेमाल करोगे। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो आंसर है उस फोटोन की एनर्जी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी में डिफरेंस के बराबर होगी। यानी यहाँ पर ये जो हमने फोटोन इस्तेमाल किया है ना, इस फोटोन की एनर्जी HF किसके इक्वल है, आंसर है दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो बच्चों कान खोल कर सुनो, कोई भी एटम एक्साइट उस वक्त होगा जिस 2 ऑर्बिट में आपने उस एटम के इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है ना, एक्साइट करवाना है, आप उन्हीं 2 ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन उसको अब्जॉर्ब करके नीचे से ऊपर जाएगा। फिर से, एटम को एक्साइट करवाने के लिए जिन 2 ऑर्बिट में ट्रांजिशन करवानी है उनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, ये पक्का। अगर फर्ज करें कि एटम को यहाँ से E1 से E2 तक जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरे इस फोटोन की एनर्जी अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ये एटम एक्साइट करेगा। अगर 3 हुई नहीं करेगा, अगर 5 भी हुई तो फिर भी E1 E2 में नहीं करेगा। जिन 2 ऑर्बिट में ट्रांजिशन करवानी होती है, एक एटम अपने ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही फोटोन को अब्जॉर्ब करता है और अपने ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही फोटोन को अमिट करता है। याद रखना, कोई भी एटम सेम एनर्जी का फोटोन अब्जॉर्ब करेगा, सेम एनर्जी का फोटोन बाहर निकालेगा। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए उसे 4 की एनर्जी चाहिए, तो 4 का फोटोन दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा। और जब एटम एक्साइट हो गया एटम ऊपर, अब उसे नीचे लाना। अगर एटम अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर वापस आता है तो बच्चों दोनों ऑर्बिट में जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस के मुताबिक वो फोटोन निकालेगा। तो एक एटम सेम एनर्जी का फोटोन अब्जॉर्ब भी करता है, सेम एनर्जी का फोटोन बाहर भी निकालता है। तो यहां पर मैंने एक फोटोन दिया, उसकी एनर्जी कितनी है, तो आंसर है उस फोटोन की एनर्जी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, लो जी, एटम ने इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है और अब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसका हमने एक नाम रखा हुआ है, दिस इज इंड्यूस, या फिर इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेट का मतलब होता है उकसाना, कि इस फोटोन ने एटम को उकसाया है,
एटम ने इसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और नीचे से ऊपर चला गया। चूंकि एटम ने एनर्जी अब्जॉर्ब की है तभी इस प्रोसेस का नाम पड़ गया स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन या इंड्यूस अब्जॉर्प्शन। तो ये मेथड हो गया। किसी भी एटम को ऑक्साइड करवाने के लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है हम इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम एक फोटोन देंगे, उस एनर्जी का दोनों ऑर्बिट के बराबर एनर्जी का फोटोन देंगे, एटम उस फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, नीचे से ऊपर एक्साइट कर जाएगा। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंड्यूस और स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। अब आगे जरा गौर से सुनना। जिस वक्त एटम बच्चों एक्साइट हो जाता है, जब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है जी, जिस वक्त एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा वहां पर दो ऑप्शंस होती हैं बच्चों। जब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, पहली ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन ये है, ये एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है बच्चों, E2 में, ठीक है। E2 में ये एटम खुद ब खुद बच्चों, जब भी एटम अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर किसी एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, तो वो वहां पर स्टेबल नहीं होता, ठीक है, स्टेबल नहीं होगा। क्या होगा फिर? आंसर है वो एटम खुद ब खुद अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाएगा। अगर एटम खुद ब खुद अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आए तो यहां पर एक एनर्जी का फोटोन निकलेगा। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो आंसर है इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में एटम आया है ना, इन दोनों में जितना डिफरेंस है, अगर 4 का डिफरेंस है ना, तो 4 की एनर्जी का एक फोटोन निकालेगा किसी भी डायरेक्शन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। हाँ जी, दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। जब एटम एक्साइट होता है तो पहला काम क्या होगा? पहली ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहली ऑप्शन हमारे पास ये है कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पर वापस आएगा खुद ही, क्योंकि एटम स्टेबल नहीं होता। आप एटम को एनर्जी देते हो, वो एक्साइट हो जाता है, नीचे से ऊपर चला जाता है, और वहां पर वो स्टेबल नहीं होता, वो खुद ब खुद ही वापस आ जाता है। जब एक एटम खुद ब खुद अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा तो जितनी एनर्जी का फोटोन अब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। और इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? तो आंसर है इस फोटोन की एनर्जी भी जो है ना, ये जो फोटोन यहाँ से निकला है, इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? तो आंसर है इसकी एनर्जी E2 - E1 है। एटम सेम एनर्जी का फोटोन अब्जॉर्ब भी करता है, सेम एनर्जी का फोटोन एमिट भी करता है, ये पक्का रूल है। अच्छा, इस एमिशन को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में ना एक और चीज ज़हन में रखना। पहली चीज तो ये ना कि एटम खुद ब खुद नीचे आए। दूसरी चीज और ज़हन में रखनी है, वो पता क्या? वो ये है कि इस स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन निकलता है वो फोटोन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसकी डायरेक्शन बच्चों, ये जो फोटोन निकला है, इस फोटोन की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, हाँ जी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये फोटोन किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है किसी भी तरफ, कोई भी। ये जो फोटोन निकला, हमें नहीं पता ये सीधा जाएगा, हमें नहीं पता ये ऊपर जाएगा, हमें नहीं पता ये नीचे जाएगा, किधर भी जा सकता है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन निकलता है वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। फोटोन वो किसी भी सिमत में जा सकता है। हमें किसी भी सिमत वाली लाइट नहीं चाहिए, हमें लेज़र चाहिए। हमें सारे फोटोन एक सिमत वाले चाहिए। स्पॉन्टेनियस एमिशन में तो एक सिमत में नहीं होता। फर्ज करो मैंने बच्चों 1 लाख एटम को ऑक्साइड करवाया था, इंड्यूस अब्जॉर्प्शन की थी, और वो 1 लाख एटम अब नीचे आएंगे, जारी बात है, खुद ब खुद। जब वो 1 लाख एटम खुद ब खुद नीचे आएंगे, 1 लाख फोटोन मिलेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। वो जो 1 लाख फोटोन है वो एक सिमत में नहीं होंगे। यही तो है आम लाइट, इसी को तो कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इसमें फोटोन रैंडम होंगे, कोई सीधे भी होंगे, कोई ऊपर होंगे, कोई नीचे होंगे, तभी तो लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन निकलता है उस फोटोन की डायरेक्शन किधर होती है? तो आंसर है आर्बिट्रेरी। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जरा इसका देखें, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जिस वक्त एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में था, ये एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है E2 में, इसने वहां से नीचे आना है, ठीक है। कहता अब इसने नीचे तो आना है। आइंस्टाइन 1917 के अंदर आइंस्टाइन ने एक चीज़ बताई थी, एक प्रोसेस बताया था। गो के आइंस्टाइन ने लेज़र नहीं निकाली, लेकिन लेज़र की डिस्कवरी के पीछे जो मेहनत है वो आइंस्टाइन की भी है। ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन का लफ्ज़ है, स्टिमुलेटेड, ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने तो यूज़ किया था। ये उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बनाई गई है बाद में। आइंस्टाइन ये कहता था कि जब फोटोन, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना एटम एक्साइट, तो
तो एटॉमिक साइड में समझ है ना आपने, एटॉमिक साइड नहीं होता, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में है, हाई एनर्जी स्टेट में, इसका मतलब होता है एटॉमिक साइड। चलो बच्चों, ये जब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है तो हमने एक सीन पढ़ा कि वो खुद ब खुद भी नीचे आ सकता है। दूसरा सीन देखो, दूसरा पॉइंट नंबर 2 देखो, दूसरी ऑप्शन कहता है जब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में होना तो आप फिर एक एनर्जी का फोटोन इस्तेमाल करें और इस फोटोन की एनर्जी कितनी हो, E2 माइनस E1। ठीक है, अब क्या होगा, ये फोटोन, एटम इस फोटोन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ऑब्जॉर्ब करे कैसे, वो तो पहले ही ऊपर है, हाई एनर्जी स्टेट पर है। हाँ, अगर इस फोटोन की एनर्जी E3 माइनस E2 होता, ऊपर एक स्टेट होती E3 और E3 माइनस E2 के बराबर में एनर्जी देता, फिर ये एटम ऊपर जाना था। मैंने तो एनर्जी को किस ऑर्बिट के डिफरेंस में दी है, E1 E2 वाले में। एटम इस फोटोन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि एटम तो पहले ही ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में है, वो इस फोटोन, ये एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एटम हमेशा कौन सी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जिन दो ऑर्बिट में आपने ट्रांजिशन करवानी है उनके डिफरेंस के मुताबिक अब्जॉर्ब भी करेगा, मिट भी करेगा। अब होगा क्या बच्चों, ये फोटोन जब यहाँ से गुजरेगा ना, इस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, इस फोटोन की स्टिमुलेशन की वजह से, कहता है ये एटम है ना, इसके करीब से गुजरता है ना तो ये फोटोन उकसाएगा एटम को, स्टिमुलेट करेगा। इसकी स्टिमुलेशन की वजह से फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है फोटोन का। ठीक है, ये एटम, इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना इन्फ्लुएंस होता है, इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन की वजह से जब ये फोटोन इसके करीब से गुजरता है ना तो ये एटम हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आता है ऐसे, और एक एनर्जी का फोटोन देगा। अब ये जो फोटोन अमिट हुआ, एक फोटोन तो हमारा है, ये हमारा फोटोन, ये अब्जॉर्ब नहीं हुआ था, ये सिर्फ करीब से गुजरा है, और एक एटम ऊपर से नीचे आएगा, एक फोटोन उसका भी होगा। कहता है इस केस में बच्चों, इस केस में एटम जो अमिशन करेगा ना, जो फोटोन निकालेगा, वो फोटोन इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में होगा। हाँ जी, देखिए, एक फोटोन हमारा है, एक फोटोन एटम ऊपर से नीचे आया, दो फोटोन हो गए। ये दोनों फोटोन सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन, या यूं कह लें कि जो एटम ने फोटोन दिया है वो फोटोन किस डायरेक्शन में होगा, आंसर है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट फोटोन था उसी डायरेक्शन में होगा। अब देखो बच्चों, एक फोटोन से दो फोटोन हो गए, लाइट एम्पलीफाई भी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोहेरेंट भी होगी, दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेम है, मोनोक्रोमेटिक भी है, कोहेरेंट भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यूनी डायरेक्शनल भी है। ये जो आपके पास फोटोन्स होते हैं ना, ये फोटोन लेजर लाइट बनाते हैं, और इस एमिशन को हम नाम देते हैं, इसका नाम होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। हाँ जी, इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। दिस इज स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, जिस वक्त एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में हो, एक ऑप्शन तो ये है कि आप थोड़ा टाइम दो, एटम खुद ब खुद वापस आ जाएगा। जब वो खुद ब खुद वापस आएगा, इस एमिशन को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं, और स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो फोटोन निकलता है वो किसी भी सीमित में जा सकता है। हमने कोई फोटोन नहीं दिया, खुद ब खुद एटम नीचे आया तो हमें एक फोटोन मिला, वो फोटोन किसी भी सीमित में जाएगा, उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होगी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। ये होती है आर्म लाइट। लेज़र में क्या होता है, लेज़र में एक नया प्रोसेस होता है, उसे स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। कहता है जब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में हो, आप फिर एक एनर्जी का फोटोन इस्तेमाल करो, एटम उस एनर्जी फोटोन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। इस फोटोन के गुजरने की वजह से, इस फोटोन के करीब से गुजरने की वजह से, इस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, इस फोटोन की स्टिमुलेशन की वजह से ये उकसाएगा, एटम एकदम नीचे आएगा। जब एटम नीचे आएगा ना, एक फोटोन देगा, तो एक फोटोन हमारा था जो हमने फेंका, एक एटम नीचे आया, इसकी स्टिमुलेशन की वजह से एटम नीचे आया, तो एटम जब डी एक्साइट होगा तो एक फोटोन वो देगा। ये दोनों फोटोन जो होंगे, ये जो एटम ने फोटोन दिया है, ये फोटोन इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में होगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों की नेचर भी सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ये मिलकर एक लाइट बनाएंगे, इंटेंस लाइट, उसे हम कहते हैं लेजर। अच्छा, आपको अब ये समझ नहीं लग रही, मैं आपको ज़रा थोड़ा और मज़ीद बताता हूँ। बच्चों, अभी तो एक एटम है, आप एक लम्हे के लिए समझें, बच्चों एक लम्हे के लिए समझें आप। चलिए ये पोर्शन ले रहा, ये मेरे पास
ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये ले, दिस इज E1। और एक्साइटेड स्टेट में, ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में एटम्स की तादाद कम है। हमने इंड्यूस अब्जॉर्प्शन करवाई, इंड्यूस अब्जॉर्प्शन। इंड्यूस अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में जो एटम होता है वो फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और नीचे से ऊपर जाता रहता है, एक्साइट होता है एटम, ठीक है। लो जी, किसी जरिए से, किसी भी तरीके से हमने ऐसी टेक्निक लगाई, उस टेक्निक में हुआ क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गए, हाँ जी, और चंद एक ग्राउंड स्टेट पर रह गए, ये E1 है, ये E2। फर्ज करें कि 1 खरब, बच्चों 1 खरब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, 1 खरब। हमने कोई ऐसा प्रोसेस यूज किया जिसमें ग्राउंड स्टेट से एटम्स अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अगर 1 खरब एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, मैं 1 फोटोन इस्तेमाल करूं, सिर्फ 1 फोटोन, ये फोटोन अब्जॉर्ब नहीं होगा, इस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, इस फोटोन की स्टिमुलेशन की वजह से, इसके करीब से गुजरने की वजह से सारे एटम नीचे आएंगे। जब सारे एटम एक साथ नीचे आएंगे तो एक साथ 1 खरब फोटोन मिलेगा, और वो 1 खरब फोटोन किस तरफ होगा, आंसर है इंसिडेंट फोटोन की सिमत में होगा। तो बच्चों अब इस फोटोन की सिमत में अगर 1 खरब आपके पास, ये 1 खरब फोटोन है इंसिडेंट फोटोन की सिमत में, सबकी सिमत एक जैसी है। एटम एक्साइटेड स्टेट में थे, मैंने 1 फोटोन इस्तेमाल किया, उस फोटोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से, कुछ भी हो सकता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से सारे एटम एक साथ नीचे आते हैं। जब सारे के सारे एटम एक साथ नीचे आएंगे तो हमें एक ही वक्त में बहुत सारे फोटोन मिलेंगे, और मज़े की बात यह है कि वो फोटोन किसी और सिमत में नहीं जाएंगे, वो सारे के सारे इंसिडेंट फोटोन की सिमत में होंगे। फोटोन की तादाद भी बहुत ज़्यादा मिली एक ही वक्त में, और सारे फोटोन एक सिमत में आ गए। ये सारे फोटोन मिलकर एक इंटेंस बीम बनाएंगे जिसे हम लेज़र कहते हैं। तो फिर लेज़र बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 हमें एक एक्साइटेड स्टेट चाहिए जिसमें एटम्स की तादाद ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हम 1 फोटोन मारे, 1 फोटोन गुजारें, उस फोटोन की वजह से सारे एटम एक साथ नीचे आने चाहिए, बारी बारी ना आए, पहले 100 आ गए, फिर 150 आ गए, फिर 200 आ गए, फिर 300 आ गए, फिर 100 आ गए, वो बारी बारी नीचे आएंगे, वो तो रैंडम फोटोन निकाले जाएंगे, दिस इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। वो आम लाइट बनेगी, लेज़र नहीं बनेगी। लेज़र के लिए ज़रूरी है कि पहले सारे एटम को ऊपर वाली स्टेट पर इकट्ठा करो, फिर 1 फोटोन इस्तेमाल करो, उस 1 फोटोन की वजह से सारे के सारे एटम एक साथ नीचे आए। जब सारे एटम एक साथ नीचे आएंगे बच्चों, फिर हमारे पास एक ही वक्त में इतने सारे फोटोन्स हमें मिलेंगे, वो सारे के सारे फोटोन एक ही डायरेक्शन में होंगे और वो मिलकर इंटेंस बीम बनाएंगे जिसे हम लेज़र कहते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ग्राउंड स्टेट पर एटम्स ज़्यादा होते हैं एक्साइटेड स्टेट्स, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में एटम्स ज़्यादा थे N1, नीचे वाली स्टेट में एटम ज़्यादा थे एक्साइटेड स्टेट से, यहाँ पर आ जाए, इधर एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज़्यादा हैं ग्राउंड स्टेट से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, हाँ जी, दिस टेक्निक इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। हाँ जी, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, पॉपुलेशन एटम्स की आबादी, इन्वर्जन का मतलब उलटना। सबसे पहले आपने काम करना है लेज़र बनाने के लिए, एटम्स की आबादी को ग्राउंड स्टेट से उल्टाकर एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना। ज़्यादा तादाद में एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए, कम तादाद में ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए। बच्चों जब ऊपर एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी तभी तो 1 फोटोन के गुजरने से सारे एटम जब एक साथ नीचे आएंगे तो एक ही वक्त में इतने सारे फोटोन्स मिलेंगे, वो लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र एक्शन शुरू नहीं हो सकता, लेज़र बन नहीं सकती किसके बगैर, आंसर है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर। पॉपुलेशन मींस एटम्स की पॉपुलेशन, एटम्स की आबादी क्या करनी है, इन्वर्ट। इन्वर्जन का मतलब उलटना, ग्राउंड स्टेट से एटम्स को उठा के एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना। तो ये देखें, मैंने यहाँ से एटम्स को उठाया, इसे उल्टाकर कहाँ ले गया, एक्साइटेड स्टेट। तो जब एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट की निस्बत ज़्यादा होंगे, इसको हम फिजिक्स में कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाए तो फिर लेज़र से कोई नहीं रोक सकता। मेन चीज़ होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन।
ठीक है बच्चों, ये कुछ मैंने आपको बेसिक लेज़र के बारे में बच्चों बताया है, लेज़र की कुछ फंडामेंटल चीज़ें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्शन पढ़ेंगे कि लेज़र को हम कैसे प्रैक्टिकली बनाते हैं। जी, नोट करना है तो कर लें, ये वीडियो को पॉज करके रोक के इसको लिख लें बच्चों।